चलिए आज बात करते हैं D.H. लॉरेंस की मशहूर कविता स्नेक के बारे में। ये एक बहुत ही साधारण सी मुलाकात की कहानी है, लेकिन ये कहानी है उस लड़ाई की जो हम सबके अंदर चलती है, हमारी अपनी कुदरती समझ और समाज के सिखाए गए नियमों के बीच की लड़ाई। अब देखिए, इस कविता को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें पहले इसके कवि को समझना होगा। D.H. लॉरेंस की जिंदगी और उनकी लिखाई को एक खास तरह के तनाव ने शक्ल दी, और वही तनाव इस कविता की भी जान है। D.H. लॉरेंस की परवरिश ही एक कह सकते हैं एक टकराव वाले माहौल में हुई। उनकी माँ एक पढ़ी लिखी सलीकेदार महिला थीं, तो वहीं उनके पिता एक खदान में काम करने वाले थोड़े ठेठ किस्म के मजदूर थे। और ये जो तनाव था, ये जो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था, वो लॉरेंस के अंदर हमेशा के लिए बस गया। और यही टकराव लॉरेंस की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। मतलब एक तरफ थी माँ की सिखाई हुई सभ्यता और दूसरी तरफ था पिता का वो जमीन से जुड़ा हुआ एकदम असली अंदाज। और शायद इसी कश्मकश की वजह से लॉरेंस ने अपनी राइटिंग में हमेशा मॉडर्न सोसाइटी की बनावटी चीज़ों के खिलाफ जाकर कुदरत की असली सहज ताकतों की तरफदारी की। तो इसी बैकग्राउंड के साथ कविता शुरू होती है एक बहुत ही आम से घरेलू सीन से। एक बहुत गर्म दिन है, कवि अपने पिजामे में है और उसकी पानी की नाद पर एक बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। ये जो छोटा सा पल है ना, ये एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले अनुभव की बस शुरुआत है। तो ये मेहमान था कौन आखिर? देखिए, लॉरेंस यहाँ सिर्फ किसी जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह से उसे बयां करते हैं, उससे एक ऐसे शाही जीव की तस्वीर बनती है जिसे देखकर कवि के मन में इज्जत और हैरानी दोनों एक साथ जाग उठते हैं। जरा सोचिए, वो सांप दीवार की एक दरार से निकलकर आता है। पीला भूरा सा रंग है, पेट एकदम मुलायम। वो इतने आराम से बिना किसी जल्दबाजी के अपना गला पत्थर पे टिकाता है और पानी पीता है। उसकी हर एक हरकत में एक अजीब सी शांति है, एक गरिमा है, जैसे उस जगह का असली मालिक तो वही हो। और यहाँ पर सबसे मजेदार चीज पता है क्या है? कवि का पहला रिएक्शन। वो सांप को किसी खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि खुद को दूसरे नंबर पर आने वाला मानकर इंतजार करने लगता है। ये प्रकृति के लिए एक गहरा, अंदर से निकला हुआ सम्मान दिखाता है। कवि के लिए वो सांप सिर्फ एक जानवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसे तो ऐसा लगता है जैसे वो पृथ्वी की जलती हुई आंतों से निकलकर आया कोई दैवीय जीव हो। ऊपर से सिसिलियन जुलाई और सुलगते एटना का जिक्र इस पूरे सीन को और भी ज्यादा रहस्यमय और पावरफुल बना देता है। लेकिन ये जो शांति और सम्मान का माहौल है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अब शुरू होती है असली लड़ाई कवि के अपने ही मन के अंदर। एक तरफ उसका दिल, उसकी जो पहली इंस्टिंक्ट है, वो कहती है कि अरे वाह, इस मेहमान के आने से तो मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वो खुश था कि ये जीव चुपचाप आया और शांति से चला जाएगा। ये एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही शुद्ध रिएक्शन है। और फिर धम से एक दूसरी आवाज आती है। ये आवाज है समाज की, हमारी एजुकेशन की। वो आवाज जो कहती है कि सांप खतरनाक होते हैं और अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें इसे मार देना चाहिए। ये एक सिखाई हुई बात है, एक कंडीशनिंग है। और बस यहीं पर कवि के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ दिल है जो सांप को एक सम्मानित मेहमान मान रहा है, और दूसरी तरफ है दिमाग जो समाज के सिखाए डर और नफरत से भरा है और वो उसे मारने के लिए उकसा रहा है। वो बेचारा अपनी ही भावनाओं के बीच फंसकर रह जाता है। तो इस दिमागी लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है? कविता अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, जहां ये कश्मकश एक अचानक लिए गए फैसले और गहरे पछतावे में बदल जाती है। और फिर वो कमजोरी का एक पल आ ही जाता है। एक ऐसा पल जब इंसान अपनी अंदर की आवाज को अनसुना कर देता है। ये एक बिना सोचा समझा काम है जो एक तरह से उसकी अपनी ही असल भावनाओं के साथ धोखा है। और बस वो अपनी उस शापित इंसानी शिक्षा के आगे घुटने टेक देता है। वो एक बेढंगा सा लट्ठा उठाता है और फेंक देता है उस सांप की तरफ जो बेचारा शांति से अपनी दुनिया में वापस लौट रहा था। ये सरासर एक बेवजह की हिंसा थी। और लट्ठे के जमीन पर गिरते ही फौरन उसे अपने किए पर पछतावा होता है, एक जबरदस्त पछतावा। वो सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया, कितना छोटा, कितना घटिया काम किया है मैंने। इस एक पल की गलती के बाद कविता हमें उस गहरे सबक की तरफ ले जाती है जो कवि ने सीखा। और ये सिर्फ पछतावे की बात नहीं है,
ये एक बहुत गहरी समझ की बात है। वो सांप तो बिजली की तरह कौंधता है और गायब हो जाता है उसी काली दरार में। और उसके जाते ही कवि के मन में एक ऐसा अपराध बोध शुरू होता है जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। उसे इतना ज्यादा पछतावा होता है कि वो एल्बाट्रॉस के बारे में सोचने लगता है। ये उसके अपराध बोध की गहराई को दिखाता है। वो बस यही सोचता रहता है, काश मेरा सांप वापस आ जाए। अच्छा, तो ये एल्बाट्रॉस क्या चीज है? ये ना कोलरिज की एक बहुत मशहूर कविता का जिक्र है। उसमें एक नाविक एक एल्बाट्रॉस नाम के पक्षी को बेवजह मार देता है और फिर उसे एक भयानक श्राप और अपराध बोध झेलना पड़ता है। तो अब कवि को भी लग रहा है कि उसने प्रकृति के खिलाफ ठीक वैसा ही एक बेमतलब का गुनाह कर दिया है। और अब जब सांप जा चुका है तो कवि की नजरों में उसकी इज्जत, उसका ओहदा और भी बढ़ गया है। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो एक निर्वासित राजा बन गया है जिसे उसकी गद्दी से उतार दिया गया हो। वो कुदरत की शान का एक जीता जागता प्रतीक बन गया है। और कविता इसी एहसास पर आकर खत्म होती है। कवि को ये समझ आ जाता है कि उसने जीवन के मालिकों में से एक से मिलने का एक कीमती मौका खो दिया है और अब उसे अपनी इस छोटी घटिया हरकत का प्रायश्चित करना ही होगा। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना जरूरी है। तो आखिर में ये कविता हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। हम जिन जानवरों या कीड़ों को खतरनाक मान लेते हैं, क्या हमारा डर हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने का हक दे देता है? ये सोचने वाली बात है।